of willingness to do or not to do something, intention to create legal relationship, intention to get assent of other party for offered act. हाँ, ये पहले लाइन हमारे सिलेबस में ये भी होती थी, अब नहीं है। ये भाई ने शायद इसी वजह से पूछा था स्टार्ट में, असेंट का मतलब क्या है? असेंट का मतलब है रजामंदी, कंसेंट। बिल्कुल, लॉ में कंसेंट ज्यादा वर्ड यूज होता है असेंट की जगह पे। 7, एन ऑफर कैन नॉट बी मेड बाय वर्ड्स ऑफ माउथ, हो सकता है एक्सप्रेस, हाँ, तो ये सिलेक्ट नहीं करना हमने, नॉट वाली ऑप्शन सिलेक्ट करनी। बाय द कंडक्ट ऑफ पार्टी, हो सकता है ये भी इंप्लॉयड है। बाय सर्कमस्टेंसेस, हाँ ये भी इंप्लॉयड। टू द ऑफरर हिमसेल्फ, ये नहीं हो सकता, कम से कम 2 पार्टीज होनी चाहिए। शाबाश। 8, एन ऑफर इज सेड टू बी रिवोक्ड बाय नॉन फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन प्रेसिडेंट टू एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस इज नॉट इन प्रेस्क्राइब्ड मोड। अच्छा ये तो चले हो गया, लेकिन बाकी ऑप्शन भी डिस्कस करना जरूरी है, समझना कि वो क्यों गलत है। एक्सेप्टेंस इज नॉट गिवन इन प्रेस्क्राइब्ड मोड बट ऑफरर डज नॉट रिजेक्ट, तो ये वही डेविएटेड एक्सेप्टेंस, लेकिन उससे इतराज नहीं किया, ला क्या ज्यूम करेगा, ओके हो गया ऑफर, ठीक है। तो इसका मतलब है इसमें ऑफर रिवोक नहीं हुई। पर एक्सेप्टेंस इज नॉट गिवन विद इन रीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम बट ऑफरर एक्सेप्ट्स इट, हालांकि रीजनेबल पीरियड ना होना तो ऑफर खत्म हो जाती है, लेकिन उसने एक्सेप्ट कर ली, तो इसका मतलब कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ऑफर रिवोक। तो फिर करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन का मतलब इसमें ऑफर रिवोक हो गई है। 9, एक्सेप्ट, जी जी, अच्छा बाय सर्कमस्टेंसेस, बाय सर्कमस्टेंसेस कंडक्ट ही होता है। उन्होंने पूछा 7 के सी में बाय सर्कमस्टेंसेस से क्या मतलब, ये आगे एग्जांपल आएंगी अभी, ये भी बाय कंडक्ट एम्प्लॉयड ही होता है। नहीं, ये असल में इस सेंस में है कि अगर एक दुकानदार घर गया और पीछे उसकी दुकान को आग लग गई, साथ वाले ने, अब सर्कमस्टेंसेस ऐसे है, साथ वाले ने ना उसे पूछा ना बताया ना वो सामने है, और उसकी आग को बुझाया और उसमें उसका कोई नुकसान हो गया, तो क्या इस बंदे को उसे कोई कंपनसेशन देनी चाहिए कि नहीं? लॉ इसको, मैं भी इसके ऊपर कोई कमेंट नहीं कर रहा, मैं सिर्फ एग्जांपल दी है। ये है बाय सर्कमस्टेंसेस। एक बंदा डूब रहा है, दूसरे बंदे ने छलांग लगा के उसको जान बचाई, क्या अब डूबने वाले को कुछ पैसे देने चाहिए? ये बाय ये सर्कमस्टेंसेस ऐसे, ठीक है, जिनमें पार्टीज का कोई डायरेक्ट जो है एक दूसरे से नहीं इंटरेक्शन होता। आगे चले, एक्सेप्टेंस मस्ट बी गिवन इन प्रेस्क्राइब्ड मैनर। Which of the following statement is true? A proposal may be revoked at any time before communication of its acceptance is completed as against ऑफरी। ऑफरी अहम लफ्ज है, ऑफरी के कंप्लीट होगी फिर ऑफर रिवोक नहीं कर सकता वो। हाँ जी, तो इसका मतलब है ये स्टेटमेंट गलत होगी पहली, और बिफोर लिखा हुआ है, ऑफरी भी लिखा हुआ है भाई, ऑफरी जी, तो ये गलत स्टेटमेंट है ना। भाई एक मिनट है, कह रहा है प्रपोजल ऑफर रिवोक की जा सकती है कब? जब एक्सेप्टेंस इज कंप्लीटेड एज अगेंस्ट ऑफरी, ऑफरी के अगेंस्ट एक्सेप्टेंस हो गई ऑफरी, जिसका मतलब है जब एक्सेप्टेंस एज अगेंस्ट ऑफरी हुई ना, तो एज अगेंस्ट ऑफरर हो चुकी थी। पहले एज अगेंस्ट ऑफरर होती है, फिर एज अगेंस्ट ऑफरी होती है। तो जब एज अगेंस्ट ऑफ, तो वो अपने ऑफर को रिवोक कर सकता है। अब तो कॉन्ट्रैक्ट हो गया, अब तो दोनों पार्टी बाइंडिंग हो गई। अच्छा, ऑफरी से पहले तो इस वक्त तक, अब ये दरमियान में है एक्सेप्टेंस, इस वक्त एज अगेंस्ट ऑफरर हो चुकी है, कम्युनिकेशन एज अगेंस्ट ऑफरर हो चुकी है ना, उसने लिखा है ऑफरी, तो इसका मतलब है अभी एज अगेंस्ट ऑफरी एक्सेप्टेंस नहीं हुई, लेकिन एज अगेंस्ट ऑफरर हो चुकी है। तो अगर कम्युनिकेशन एज अगेंस्ट ऑफरर हो चुकी हो, क्या उसको रिवोक कर सकता है ऑफरर?
Acceptance may be revoked any time before communication of acceptance is complete as against acceptor. ये सही स्टेटमेंट है। और ऑफर इनिशियली रिजेक्टेड में सब्सिक्वेंटली भी एक्सेप्टेड नहीं, ये तो इजी। लेटर ऑफ ऑफर में भी सेंट आफ्टर लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस। 11 ए पर्सन कैन नॉट मेक एन ऑफर, ये तो वो पहले रिवीड हुआ। तो ऑफर गेट्स लीगल कॉन्सिक्वेंसेज एक्सेप्टेड, मेड तो नहीं, जब एक्सेप्टेंस तब भी लीगल कॉन्सिक्वेंस। इंप्लाइड एक्सेप्टेंस इन्फर्ड कंडक्ट, शाबाश। साइलेंस से तो होती नहीं है कभी, और रिटर्न और ओरल हो तो वो एक्सेप्टेंस तो है लेकिन वो एक्सप्रेस है। 14 अब्दुल्ला ऑफर्ड बाय लेटर टू सेल करीम हिज मोटर बाइक फॉर ₹5,000. करीम wrote back saying he accepted the offer and would pay in 2 installments at the end of the 2 following months. Is there a contract? No. नहीं कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। हाँ जी, काउंटर ऑफर। अच्छा, इसमें ए और सी में थोड़ा सा आप कंफ्यूज होंगे, लेकिन इसमें सी ज्यादा बेहतर ऑप्शन है। जब भी आप दो चीजों में कंफ्यूज हो रहे हो, ज्यादा बेहतर ऑप्शन आपने सिलेक्ट करनी है। असल में अभी कॉन्ट्रैक्ट हुआ ही नहीं, इसलिए उसे कॉन्ट्रैक्चुअल टर्म की वर्ड यूज नहीं करना चाहिए था। यहां पे उसने ए में कॉन्ट्रैक्चुअल टर्म क्या जिक्र किया, कॉन्ट्रैक्ट तो हुआ ही नहीं, बेसिकली टर्म्स ऑफ ऑफर उसने डिफरेंट की। तो सी है कि कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? काउंटर ऑफर की वजह से। 15 लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज, हाँ जी, लॉ ऑफ ऑल एग्रीमेंट्स तो नहीं होता, सोशल एग्रीमेंट। चलिए, ये हो गया हमारे एमसीक्यू खत्म। एक मिनट है, अभी लेक्चर नहीं क्लोज करना। फर्स्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट रूल ऑफ टेम्पटिंग केस स्टडीज, सिर्फ 2 मिनट दीजिए, सिर्फ 2 मिनट। 2 मिनट, हाँ हाँ बिल्कुल। जुमा वो इधर 1:35-40 पे होती है, ये पीछे पत्थर वाली मस्जिद है। हाँ जी, सिर्फ 2 मिनट दीजिए। आइंदा हम कोशिश करेंगे वैसे कि 1:15 तक कंप्लीट कर लें। आपने ये सुना होगा कि तमाम सबूतों और गवाहों के बयानात की रोशनी में दफा 302 के तहत मुलजिम को सजाए मौत सुनाई दी जाती है। हमेशा जब कभी आपके जहन में आए ना कि लॉ की केस स्टडी कैसे सॉल्व करनी है, आपके जहन में ये सेंटेंस आ जाए, तमाम सबूतों गवाहों के बयानात की रोशनी में दफा 302 के तहत मौत की सजा सुनाई जाती। इसमें 3 चीजें हैं। पहली चीज डिसीजन, मौत की सजा। दूसरी चीज दफा 302, लीगल प्रोविजन। तीसरी तमाम सबूत और गवाहों के बयानात, फैक्ट्स ऑफ द केस। तो जब कभी आपने कोई भी लीगल केस अटेम्प्ट करना है, बेस्ट जो प्रेजेंटेशन है उसमें आपकी 3 चीजें होंगी। कौन कौन सी? रेलिवेंट लीगल प्रोविजन, डिसीजन, बेसिस ऑफ डिसीजन। इसकी तरतीब ऊंच नीच कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बेसिस, डिसीजन और बेसिस पहले लेते हैं, लीगल प्रोविजन बाद, कोई इशू नहीं है। लेकिन बेहतर क्या है, पहले लीगल प्रोविजन लिखें ताकि आपकी अपनी भी रिवीजन हो जाए, और फिर डिसीजन एंड बेसिस ऑफ डिसीजन लिखें। ठीक है, क्लियर हो गई ये चीज? तो और लीगल प्रोविजन, अच्छा इसी तरह तरतीब मैंने आपको बताया ऊंची नीच कर सकते हैं। इसी तरह आपकी मर्जी है, हेडिंग भी चाहे दे या ना दे हेडिंग, लेकिन बेहतरीन बेस्ट प्रैक्टिस क्या है? हेडिंग दे। पहले हेडिंग दे रेलिवेंट लीगल प्रोविजन की, और नीचे रेलिवेंट लीगल प्रोविजन लिखे, और फिर हेडिंग दे डिसीजन एंड बेसिस ऑफ डिसीजन की, और फिर नीचे डिसीजन एंड बेसिस ऑफ डिसीजन लिखे। अभी सिर्फ सिखाया है, अभी मैंने आपके सामने कोई इसको अटेम्प्ट करके नहीं कि इस तरीके से करना है, सिर्फ इतना सीख लिया आपने। तो अब आपसे पूछे लॉ की केस स्टडी कैसे सॉल्व करते हैं, आपने से क्या बताना है? तमाम सबूतों और गवाहों के बयानात की रोशनी में दफा 302 के तहत सजाए मौत दी। 3 चीजें लाजमी होनी चाहिए, एक चीज भी स्किप करेंगे आपका नंबर का। लेकिन बहरहाल इसको फॉलो कैसे करना है वो आप अनइंटेंशनली सीखते जाएंगे जैसे जैसे सोल्यूशन पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन खास तौर पे मैंने भी आपको सिखाना है, लेकिन अभी नहीं, अभी 1 महीने का टाइम है, नहीं 3 हफ्ते का टाइम है, 1 हफ्ता तो गुजर गया तकरीबन। चलिए आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं हम। अल्लाह हाफिज।